240 पाउंड के हट्टे कट्टे पहलवान की आंख झेल के बिस्तर पर खुलती है, क्योंकि रीचर पर एक हत्या का आरोप था। तभी वहाँ पर जेल के सबसे जालिम कैदी आ जाते हैं, जो आते ही रीचर के दोस्त गैरेट की सारी कीमती चीजें उतरवाने लगे। बेचारा गैरेट डर के मारे उन्हें सब कुछ दे देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है रीचर की। क्या चाहिए तुझे? देख, तू मेरे घर में है मोटे और तूने परमिशन नहीं ली है, तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ से फुट ले। लेकिन वो डीठ कैदी नहीं मानता, इसलिए रीचर ने फौरन गैरेट की सब चीजें वापस ली और वो कैदी अपने बॉस को उठाकर वहां से भाग गए। लेकिन ये सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब रीचर सुकून से मार्ग्रेव घूमने आया था। वो बस से नीचे उतरता है और पैदल ही मार्ग्रेव की ओर जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद वो एक रेस्टोरेंट के सामने आ गया, जहाँ पर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अपनी बीवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसकी बीवी ने उससे बिना पूछे वेटर को $5 की टिप दे दी थी। वो अपनी बीवी पर हाथ उठाने के बहुत ज्यादा करीब होता है, मगर तभी उसकी नजर रीचर पर पड़ी। तू क्या घूर रहा है बेवकूफ? रीचर उसे लगातार घूरे ही जा रहा था, मानो जैसे वो उस आदमी को कच्चा चबाने वाला हो। मगर वो आदमी तुरंत समझ गया कि उसे रीचर से पंगा नहीं लेना चाहिए। आज मेरा बस मूड खराब है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रीचर ने रेस्टोरेंट के अंदर आकर अपने लिए लंच ऑर्डर किया, लेकिन वो उसे खा पाता इतने में ही रेस्टोरेंट को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है। रीचर ने रेस्टोरेंट के अंदर नजर दौड़ाई, लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा कपल और 2 छोटे बच्चों के अलावा और कोई नहीं होता। रीचर को फौरन समझ आ जाती है कि ये पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आए हैं। ये जानने के बाद रीचर ने अपने पैसों में से $10 निकाले और उन्हें टेबल पर रख दिया। इतने में पुलिस वाले भी रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। उन्होंने रीचर को अपनी जगह से उठने का कहा। चलो अपनी जगह से उठ के बाहर आओ, और उसे पकड़कर मार्ग्रेव पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। रीचर को पता था कि पुलिस वाले बिना वारंट के या बिना किसी इल्जाम के किसी भी इंसान को यूं ही नहीं उठाते, तो उसका चीखना चिल्लाना बेकार जाएगा, जिसके कारण वो चुपचाप मार्ग्रेव पुलिस स्टेशन में आ जाता है। अंदर आते ही रीचर रोस्को नाम की पुलिस ऑफिसर से मिला। रोस्को ने रीचर से उसका नाम, पता और जरूरी डिटेल्स पूछी, मगर रीचर उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देता। उसका ये बर्ताव देखकर पीछे से एक पुलिस वाला बोला, ये पहलवान बोलता नहीं, बस हमें इसकी जेब से कुछ पैसे, वर्ल्ड वॉर 2 का मेडल और ये पासपोर्ट मिला है। इतने में वहाँ पर उन सभी पुलिस वालों का चीफ डस्टिन आ जाता है, जो रीचर के इस रवैये से बहुत तंग आ चुका था। ठीक है, तुम्हें पुलिस कस्टडी में रखते हैं। इसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाकर बिठा दो, मैं अभी आता हूँ। डिटेक्टिव ऑस्कर ने कहा, सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुए। मैंने तो बस तुम्हारे पे लगे हुए चार्जेस बताने थे। अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा वकील आएगा तो तुम उससे बात कर लेना। मगर रीचर कहता है, मुझे वकील नहीं चाहिए। तुम बोलते भी हो। मैं अभी अभी बस से उतरकर मार्ग्रेव आया हूँ। आज से पहले मैं मार्ग्रेव कभी नहीं आया था, और मुझे पता है कि तुम शक करोगे कि अचानक मार्ग्रेव में आया और मार्ग्रेव में एक हत्या होगी, लेकिन यकीन मानो मैंने उसे नहीं मारा। यहाँ बाहर हम देखते हैं रोस्को को, जो रीचर की सारी जानकारी निकाल रही होती है। वो अपने बॉस को बताती है। हैरानी की बात है कि रीचर हमारे डेटाबेस में कहीं नहीं है। इसका ना तो कोई स्नैपचैट है, ना इंस्टाग्राम अकाउंट और ना ही कोई फेसबुक। जैक रीचर के होने का एक ही सबूत है और वो खुद उस कमरे में बैठा है। ये इंसान चलता फिरता भूत है। अब जैसा कि डिटेक्टिव ऑस्कर ने रीचर को सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया था, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी वैसे वैसे ये केस आगे बढ़ेगा। लेकिन तब तक रीचर पुलिस की कस्टडी में रहने वाला है। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव ऑस्कर और पुलिस ऑफिसर रोस्को को, जो दोनों गैरेट नाम के एक आदमी के घर आए थे। वो आदमी बैंक के अंदर करेंसी मैनेजर है। दरअसल कल रात डिटेक्टिव ऑस्कर की टीम को जिस आदमी की लाश मिली थी, उस लाश के जूतों में किसी और का नहीं बल्कि गैरेट का ही नंबर छुपा हुआ था। लेकिन जब डिटेक्टिव ऑस्कर ने गैरेट से मर्डर के बारे में पूछा तो इस चीज से साफ इनकार कर देते हैं। गैरेट ने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन तभी गैरेट की नजर पड़ी खिड़की के बाहर दूर खड़ी हुई एक काली कार पर, और उसे देखते ही गैरेट के पसीने छूटने लगे और अगले ही पल उसने मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मैंने उससे मारा है। तुमने उसे डबल बैरल शॉटगन की 4 गोलियों से भून दिया। मैंने बताया ना आपको, सब कुछ मैंने किया। ओके, अब मैं आपको सारे डिटेल्स नहीं बताते बैठूंगा। गैरेट के जुर्म कबूल करने के बाद उसे हथकड़ियां लगाकर मार्ग्रेव पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। वहां पर रीचर पहले से मौजूद था और उन दोनों को कहा गया कि तुम दोनों 24 घंटों के लिए उस जेल में रहोगे जहां पर आरोपियों को वकील मिलने से पहले रखा जाता है। अब ना चाहते हुए भी रीचर इस चीज का हिस्सा बन गया था, लेकिन जाने से पहले रीचर पुलिस वालों को बोलता है, इसकी घड़ी और रिंग जमा कर लो, अंदर जाते ही 5 मिनट में वो चुरा लेंगे। फिर उन्हें एक बस के जरिए जेल की तरफ भेजा जाने लगा। रीचर को गैरेट पर पूरा भरोसा था कि ये भोला उस हठे कटे आदमी को नहीं मार सकता। खैर, वो जैसे ही जेल के बाहर पहुंचे तो स्पाइवी नाम का एक गार्ड उनकी अच्छी तरह से तलाशी लेने लगा। मगर जब तलाशी कंप्लीट हो गई तो वो गार्ड अपने मजे लेने के लिए उन दोनों से बुरा बर्ताव करने लगा। जल्दी क्या है, अंडरवियर उतार दो। मगर रीचर को स्पाइवी के इरादे अच्छी तरह समझ आ जाते हैं। रीचर ने कहा, अगर तुम अपनी हड्डियों का चूरा नहीं बनवाना चाहते तो मुझे अंदर जाने दो। स्पाइवी रीचर
की तरफ देखता है और डर के मारे ना चाहते हुए भी उन दोनों को जेल के अंदर ले आया और बाहर से लॉक लगाकर चला जाता है। इसी तरह रात गुजर गई। सुबह हुई तो रीचर नींद से उठकर जैसे ही नीचे देखता है तो गैरेट डरा सहमा हुआ एक कोने में बैठा था और वो पूरी रात नहीं सोया। तभी वहाँ पर जेल के सबसे जालिम कैदी आ गए जो गैरेट से बदतमीजी करने लगते हैं और आगे जो हुआ वो आप सबको पता ही है। फिर रीचर गैरेट को लेकर पूरे स्वैग से जेल में यहाँ वहाँ घूमने लगा। जब वो दोनों ग्राउंड में एक बेंच पर बैठे थे तो फाइनली गैरेट ने सब कुछ उगल दिया। उसने कहा, मैं तो एक मामूली सा करेंसी मैनेजर हूँ। मेरे मालिकों ने मुझसे नकली $4 मिलियन को अप्रूव करने का कहा, लेकिन बदले में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। उल्टा उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो कील से दीवार पर टांग देंगे और मेरे कोटे काट कर मुझे ही खिला देंगे। मगर रीचर को तो गैरेट पर पहले से ही शक था, इसलिए वो गैरेट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जेल के बाथरूम में आ गया। जब वो दोनों जरा सा फ्रेश हो रहे थे तभी वहाँ पर जेल के कुछ और खतरनाक कैदी आ जाते हैं, जिनके एक इशारे पर वहाँ पर नहा रहे सभी कैदी चुपचाप बाहर निकल गए और उन्होंने फौरन रीचर और उसके दोस्त गैरेट को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन रीचर उनसे कहता है, अगर तुम्हें पता होता तुम्हारा क्या हाल होने वाला है तो निकल जाते। मगर वो कैदी रीचर की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, इसलिए रीचर ने उनके बॉस के मुंह पर अपना जोरदार सर दे मारा। फिर वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और दूसरे कैदी का जबड़ा तोड़कर साथ खड़े कैदी के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ देता है। वो एक मर्तबा फिर से पीछे मुड़ा और पीछे खड़े कैदी की नाक पर अपनी कोहनी मारकर उसे अधमरा कर दिया। इतने में एक कैदी ने उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन रीचर एक ट्रेंड किलर था। वो उस कैदी का मुंह पकड़कर वॉश बेसिन में पटक देता है, जिससे वो कैदी भी अधमरा हो गया। अगले ही पल उसने उन कैदियों के बॉस की आंख में अपना अंगूठा घुसा दिया और उसे तड़पता हुआ ही नीचे छोड़ दिया और तकरीबन आधे मिनट में रीचर ने सभी कैदियों को ढेर कर डाला। ये सब कुछ दूर खड़ा हुआ गैरेट भी देख रहा था। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और तुरंत ही फाइट को रुकवा देते हैं। उनमें से एक गार्ड रीचर और गैरेट को बी पोर्शन से ए पोर्शन में ले जाता है और उन्हें ए पोर्शन में लाने के बाद गार्ड ने उनसे बोला, कोई भी पूछे तो कहना तुम सारा वक्त यहीं थे। दरअसल कल रात जब रीचर ने स्पाइवी से बदतमीजी की थी तब स्पाइवी ने अपना बदला लेने के लिए रीचर और गैरेट को जेल के उस हिस्से में रखा जहाँ पर उम्र कैद या फांसी वाले क्रिमिनल्स को रखा जाता है। हालांकि आरोपियों को 24 घंटे के लिए एक अलग जेल के पोर्शन में रखा जाता है। खैर ये बात रीचर को तो पता थी, लेकिन वो गैरेट को और भी ज्यादा नहीं डराना चाहता था। यहाँ सीन कट हुआ और हम देखते हैं रोस्को को जो ऑस्कर के पास आई और ऑस्कर को बोलती है, हमने रीचर की सारी जानकारी निकाल ली, ये सब हमने FBI से मंगवाया है। जब ऑस्कर ने रीचर के सभी कारनामों को पढ़ा तो वो ये जानकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि रीचर कोई ऐरा गैरा या मामूली इंसान नहीं था। 150 से ज्यादा सुलझाए गए केस सभी सक्सेसफुल रहे और उसने अपनी जिंदगी में ढेरों मिशन किए हैं और ढेरों के ढेरों सक्सेसफुल रहे हैं। अब उसने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिए हैं और उसकी अब तक की आर्मी लाइफ में रीचर को 52 मेडल्स मिले हुए हैं। आखिर ऐसा आदमी जेल में क्या कर रहा है? जहाँ पर गैरेट अब रीचर को और भी ज्यादा चीजें बताने लगा। गैरेट ने कहा, तुमने मेरी इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की, इसके बदले में मैं तुम्हें $1 लाख दे दूंगा। लेकिन रीचर बिल्कुल चुपचाप दरवाजे के पास पड़ा हुआ खाना उठाकर खाने लगता है। रीचर ने कहा, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस मार्ग्रेव में घूमने आया था और तुमने मेरी छुट्टियां बर्बाद कर दी। मार्ग्रेव में कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत हो रहा है और मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। फिर हम देखते हैं 9 घंटे बाद का सीन, जहां पर रीचर और गैरेट को जेल से रिहा कर दिया गया था, जबकि रीचर को खुद रोस्को लेने आती है। रोस्को ने कहा, तुम पर सारे इल्जाम हटा दिए गए हैं क्योंकि हमने बस से CCTV फुटेज ली और हमें कंफर्म हो गया कि तुम कल ही बस के जरिए यहाँ मार्ग्रेव आए थे। रोस्को कहती है, मुझे माफ करना, मेरा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है, हमें हर एक इंसान पर शक करने का कहा जाता है, लेकिन बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए? रीचर कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम मुझे कुछ कपड़े खरीद दो। और फिर रोस्को तुरंत ही रीचर के साथ एक शॉपिंग मॉल में जाकर उसे कुछ कपड़े खरीद के देती है। फिर रीचर कहता है, मैं बचा हुआ दिन यहाँ मार्ग्रेव में घूमना चाहता हूँ, मेरा पासपोर्ट और मेरे पैसे अब भी तुम लोगों के पास ही हैं, तो मैं शाम को वो तुमसे लेने आऊंगा। इतना कहकर वो रोस्को की गाड़ी से उतर गया, लेकिन वो जैसे मार्ग्रेव के अंदर टहलता जाता सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। और तो और एक काले कलर की फोर्ड 150 उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। रीचर जहाँ जहाँ जाता वो गाड़ी वहाँ वहाँ उसका पीछा करती और रीचर को भी ये बात अच्छी तरह से पता थी। खैर जैसे ही शाम हुई तो हम देखते हैं रीचर को, जो पुलिस स्टेशन में जाकर रोस्को से अपना पासपोर्ट मांगता है। तभी वहाँ पर ऑस्कर आया, जिसने कहा, रीचर तुम कहीं नहीं जा सकते, जितना टाइम तुम मार्ग्रेव में टहल रहे थे उसी बीच पुल के नीचे एक और आदमी का मर्डर हुआ है और उसकी लाश मुर्दा घर में है, तो तुम हमारे साथ मुर्दा घर चलोगे? अब रीचर ऑस्कर या मार्ग्रेव के अंदर और ज्यादा रुकना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी के तहत उसे ऐसा करना पड़ता है। जब वह मुर्दा घर गए तो वहाँ पर चार्ली नाम का डॉक्टर लाश की डिटेल्स बताने लगा। उसने कहा,
लाश को लेटेक्स से एलर्जी थी और लाश को डायबिटीज भी थी। ये सुनकर रीचर के तो मानो रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ही चार्ली से लाश को दिखाने का बोला। जैसे ही रीचर ने लाश देखी तो वो ऑस्कर को बताता है जब ये 8 साल का था तब इसे डायबिटीज हुई थी, जब ये 12 साल का हुआ तो इसके दांत कमजोर होने लगे और जब ये 14 साल का हुआ तब इसकी दाईं बाजू टूट गई थी। ऑस्कर कहता है ये सब कुछ तुम्हें किस तरह पता? इसीलिए मेरे भाई के हाथ पर यह निशान है। यानी वो आदमी रीचर का सगा भाई था। इतना कहकर रीचर हॉस्पिटल से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे ऑस्कर भी बाहर आकर रीचर को कहता है गलत मत समझना, लेकिन अचानक से तुम मारग्रेव आए। तुम्हारा भाई जो पहले कभी मारग्रेव नहीं आया उसकी लाश हमें मारग्रेव में मिलती है। ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन रीचर अब ऑस्कर पर भड़क जाता है। रीचर ने कहा तुम चुपचाप अपना काम करो जो तुम्हें करना आता नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर तुमने मुझ पर शक करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रोस्को ने किसी तरह रीचर और ऑस्कर के दरमियान हो रही गर्मा गर्मी को ठंडा किया और फिर वो तीनों मारग्रेव पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगे। रास्ते में ऑस्कर रीचर से पूछता है आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? इसके पीछे जिनका हाथ है उन सबको ढूंढूंगा। यानी रीचर खुद ही अपने भाई के कातिलों को ढूंढेगा। पहले तो रीचर इन सब में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसी के सगे भाई की मौत की वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं रीचर और रोस्को को, जो दोनों गैरेट की पत्नी पॉला के घर आए थे। बाथरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ ऑफ कोर्स। इसीलिए रीचर बाथरूम के बहाने से घर में तलाशी लेने लगा और ठीक 2 मिनट बाद वो बाहर आकर रोस्को को अपने साथ चलने का बोलता है। रोस्को भी फौरन रीचर के पीछे बाहर आ जाती है। रोस्को ने कहा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? जवाब में रीचर कहता है जब मैं वॉशरूम के बहाने घर की तलाशी ले रहा था तो मुझे ये घास गैरेट के शूज में से मिली। तुम मुझ पर एक मेहरबानी करो, जिस जगह पर तुम लोगों को मेरे भाई की लाश मिली थी मुझे उसी जगह पर ले जाओ। वहाँ जाते ही रोस्को और रीचर उसी तरह की घास को ढूंढने लगे और जल्द ही वो घास भी उन्हें मिल जाती है। और रीचर को ये बात कंफर्म हो गई कि रीचर के भाई जो को उन्हीं ने मारा है जिन्होंने ये पहला मर्डर किया था, और वो कोई और नहीं बल्कि गैरेट के पास हैं। जैसे जैसे रीचर इस चीज में पड़ता जाता वैसे वैसे उसका दिमाग खराब होता जाता और उसे लगातार गुस्सा आता जाता। इसलिए वो रोस्को के लाख कहने के बावजूद भी अकेला ही एक मोटेल में रहने चला जाता है, मगर रोस्को उसे अकेला नहीं छोड़ती। इधर आना, हमें सिर्फ बात करनी है तुझसे। सुना है तू मर्डर के लिए अंदर गया था। लेकिन फिर भी रीचर पीछे मुड़कर उन्हें बोलता है पर आज के दिन तुम्हें मेरे मुंह नहीं लगना चाहिए। मगर वो गुंडे अभी भी नहीं टले और रीचर को माँ बहन की गालियां देने लगे। इसलिए अब ना चाहते हुए भी रीचर 10 सेकंड के अंदर उन चारों में से 3 गुंडों की हड्डियां तोड़ देता है। लेकिन आखिरी वाला गुंडा रीचर से अपनी जान की भीख मांगने लगा, इसलिए रीचर उसे इग्नोर करके अपने मोटेल में चला गया। रोज को भी दूर खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी और वो रीचर का पहली मर्तबा असली चेहरा देखकर हैरान हो जाती है। ये कौन सी बला गई मागरेव में? उसी रात हमने देखा पुलिस चीफ डस्टन के घर के बाहर का सीन, जहां 4 लोग गाड़ी से उतरकर डस्टन के घर चले जाते हैं और फिर वो सीन कट हो गया। जैसे ही सुबह हुई तो सभी पुलिस वाले चीफ डस्टन के घर के बाहर खड़े थे। रीचर रोस्को के साथ था। डिटेक्टिव ऑस्कर ने कहा तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन रीचर उसकी एक भी सुने बिना तुरंत अंदर चला जाता है। जब वो सारे अंदर गए तो वहाँ पर एक बहुत ही भयानक नजारा देखने को मिला। पुलिस के चीफ डस्टन, जिन्हें बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया था और उनकी लाश को 6 कीलों की मदद से दीवार पर लटकाया होता है। वहाँ पर चार्ली पहले से ही चीफ की लाश की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन तभी वो एक चीज देखकर डर जाता है। चार्ली ने कहा पता नहीं इसके गोते कहाँ होंगे। ओह गॉड, इसके गोटे काट दिए गए हैं। जैसा कि रीचर को गैरेट ने बताया था तो रीचर तुरंत बोलता है इसके गोते इसे ही खिला दिए गए। ऑटोप्सी के दौरान तुम्हें इसके पेट में इसके गोते मिल जाएंगे। फिर रीचर, रोस्को और ऑस्कर बाहर आ जाते हैं। रीचर ने कहा ये काम गैरेट के मालिकों का ही है, यानी चीफ भी उन्हीं के लिए काम किया करता था। चीफ ने कोई गलती की और उन्होंने चीफ को रास्ते से हटा दिया, लेकिन मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रह चुका हूँ, मुझे तुम पर और रोस्को पर पूरा यकीन है कि तुम उनके साथ नहीं मिले हुए। और हाँ, मैं अपने भाई के कहने की वजह से ही यहाँ पर आया था। मेरा भाई मारग्रेव के अंदर होने वाली बहुत बड़ी करप्शन को रोकने के लिए सीक्रेटली एक मिशन पर काम कर रहा था। एक दिन मुझे उसका मैसेज आया और उसमें एक कोड वर्ड था, यानी उसे मेरी जरूरत थी। तो मैं अगले दिन ही मारग्रेव में आ गया, लेकिन उसी दिन मेरा बेचारा भाई इस दुनिया से चला गया। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं रीचर, रोस्को और पॉला को, जहाँ पर वो सब लोग पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि रीचर अच्छी तरह से जानता था कि गैरेट भी अब उनके मालिकों के कब्जे में है और जल्द ही पॉला और उसके बच्चों पर भी खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए पॉला और उसके बच्चे पैकिंग कर रहे थे ताकि वो पुलिस की कस्टडी में रहें जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। लेकिन रीचर ने देखा कि घर के बाहर एक काली कलर की कार उन सब पर नजर रखे हुए थी। रीचर तुरंत ही अंदर आया और उन्हें जल्दी करने का कहता है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलने लगे इतने में ही वहाँ पर एक काले सूट पहना हुआ आदमी आ गया। रीचर ने तुरंत ही रोस्को की गन निकाली और उस पर गन पॉइंट कर दी। वो कहता है मुझे माफ करो, लेकिन मुझे ऑस्कर ने भेजा है। मैं FBI का एजेंट हूँ और मेरा नाम है पिकफर्ड, और फिक्र मत करो पॉला, और ये दोनों बच्चे अब मेरे साथ सेफ रहेंगे।
रहेंगे। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं रीचर को, जिसने गैरेट की एक कार उधार ली थी। और तो और वो स्पाइवी को ऑस्कर बनकर फोन करता है। रीचर कहता है, मैं डिटेक्टिव ऑस्कर बोल रहा हूँ और मैं केस के बारे में तुमसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, इसलिए जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ पर मुझे मिलो। जब रीचर स्पाइवी से मिलने गया तो स्पाइवी पहले ही पूरी तरह रेडी होकर खड़ा था। स्पाइवी ने कहा, कमीने मेरे बॉस तुझे नहीं छोड़ेंगे। सोच, मैं इतना शातिर हूँ तो मेरे बॉस कितने शातिर होंगे। तभी स्पाइवी ने एक सीटी बजाई, जिसके चलते 2 मैक्सिकन आदमी रीचर पर गन तान देते हैं और स्पाइवी वहाँ से चुपचाप निकल गया। उन्होंने रीचर को डिक्की के अंदर जाने का बोला, लेकिन रीचर उन दोनों का ध्यान भटकाने लगता है। रीचर ने कहा, डिक्की बहुत छोटी है और मैं इसके अंदर पूरा नहीं आऊंगा, तो क्यों ना हम कुछ नया ट्राई करेंगे। ये कहते ही रीचर ने उनमें से एक आदमी के मुंह पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया और तुरंत ही पीछे मुड़कर दूसरे आदमी की गन को नीचे गिरा देता है। फिर उसके हाथ को डिक्की के अंदर देकर उसे काफी जख्मी कर दिया। लेकिन इतने में दूसरा सोल्जर एक मर्तबा फिर से उठा और चाकू निकालकर रीचर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फाइटिंग स्किल से वो एक ट्रेंड सोल्जर लग रहा था, लेकिन रीचर ने जब उसके कंधे पर अपना चाकू घुसाया तो वो रीचर के सर पर एक जोरदार हेडबट जड़ देता है। लेकिन रीचर उससे भी ज्यादा मजबूत था। रीचर ने भी उसे एक ताकतवर हेडबट मार दिया। लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। रीचर किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो जंगल की ओर भाग गया। और यहीं पर इस शानदार फिल्म का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स के अंदर पार्ट 2 कमेंट कर देना, जिस वजह से पार्ट 2 जल्दी आएगा।